नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हरियाणा सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत प्रदेश में कोरोना रिलीफ फंड का गठन किया गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने निजी खाते से 5 लाख रुपए देंगे, तो वहीं सभी विधायक 1 महीने का वेतन कोष में जमा कराएंगे। इसके अलावा आईएएस अधिकारी भी 1 महीने के वेतन का 20% हिस्सा देंगे। ग्रुप डी कर्मियों को छोड़कर बाकी कर्मचारी 10% वेतन देंगे। वहीं स्वैच्छिक तौर पर हर व्यक्ति सहयोग कर सकता है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने और क्या कहा, आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे मुख्यमंत्री के पास, जहां वो इस वक्त प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। जैसा पिछले 2 दिन से आपके माध्यम से हरियाणा की जनता के साथ जो मेरी बातचीत हो रही है, उसी क्रम में आज आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं। अपने को मालूम है कि विश्वव्यापी ये जो इतना बड़ा कोरोना का संकट ये आया हुआ है, इसको हम सब लोग मिलकर मुकाबला कर रहे हैं और उसके लिए समय समय पर सरकार की ओर से निर्देश दिए जाते रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार की ओर से और चाहे प्रदेश सरकार की ओर से। और मुझे इस बात से संतोष है कि उन सब बातों का पालन ठीक से नीचे हो रहा है। और कल जैसा जनता कर्फ्यू का हमने दृश्य देखा, बहुत ही एक प्रकार से संतोष देने वाली बात है कि बड़ा अनुशासन दिखाते हुए और लोगों ने अपने आप को अपने घरों तक सीमित रखा। और ठीक शाम को 5 बजे जैसा ये कहा था कि जो राष्ट्र रक्षक हैं उनकी सेवा के प्रति हमने अपनी कृतज्ञता ये व्यक्त करनी है। और उसके नाते भी सब लोगों ने, चाहे अपने घरों के अंदर से, चाहे छत पर खड़े होकर, बालकनी में खड़े होकर, सड़क पर आकर, और थाली ताली घंटी सब बजा करके और एक ध्वनि की गूंज की थी। और मैं समझता हूं कि एक अच्छा दृश्य ये सब बना था और एक विश्वास ऐसा प्रकट हुआ कि हम इस बीमारी का मुकाबला बड़ी दृढ़ता से कर सकते हैं। हमने जो भी सरकारी इस प्रकार के इंतजाम किए हैं, उसमें कुछ स्थानों पर कल ही हमने लॉकडाउन किया था। 7 जिलों का लॉकडाउन हुआ था। उन स्थानों का, उन जिलों का, खास करके जहां पॉजिटिव टेस्ट ये पाए गए थे और कोरोना के मरीज जो होते हैं पॉजिटिव टेस्ट वाले, वहां सावधानी बरतनी थोड़ी ज्यादा होती है। देश भर के अन्य प्रांतों ने भी लॉकडाउन के अपने अपने यहाँ ये जो व्यवस्था की, उसके कारण से एक विषय सब जनता के सामने गया है। उसी कड़ी में आज जो हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा के बाकी सब 15 जिले भी, जो पहले 7 जिले किए थे, उनके अतिरिक्त 15 जिले और जो बचे हैं, उन सब में भी कल सुबह से और एक प्रकार से लॉकडाउन को घोषित किया जाता है। और अब इस लॉकडाउन के कारण से जो जो काम हम लोगों को करने हैं, जो नहीं करने हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पहला, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, चाहे वो टैक्सीज हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, वो अब नहीं चलेंगी। और इसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं, उनकी लिए जितनी आवश्यक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसको जरूर चलाया जाएगा। जैसे हॉस्पिटल्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, बस टर्मिनल के लिए, ये जो एसेंशियल सर्विसेज है, इनको उसमें एक्सक्लूड किया गया है। इसी प्रकार सभी दुकानें, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने प्राइवेट ऑफिस हैं, वर्कशॉप्स हैं, गोडाउन्स हैं, ये सब भी बंद रहेंगे। केवल जो आवश्यक सेवाएं हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनके ऑफिस को छोड़ करके। और तीसरे पॉइंट पर सभी जितने भी विदेश से आने वाले लोग हैं, उन सबको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग अपने अपने घर में होम क्वारंटाइन, ये कम से कम 14 दिन के लिए वो अवश्य रहेंगे। ये 14 दिन की अवधि हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट की ओर से बढ़ाई भी जा सकती है। इसी प्रकार घरों पर जब रहेंगे तो उनको केवल, सब लोग घरों पर रहें और केवल उसी समय जब कोई आवश्यक सेवा के लिए, बेसिक जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उसके लिए उनको घर से बाहर आना, यही अलाउड होगा। वरना सोशल डिस्टेंसिंग, आपस में लोग अपनी अपनी दूरी ये बना करके रखें, ऐसा एक निर्देश सबको दिए गए हैं। जो आवश्यक सेवाएं हैं उनमें जो चालू रहेंगी, खुली रहेंगी, जैसे रेल की सेवा है,
रेल की सेवा यद्यपि 31 मार्च तक बंद कर दी गई है, उसके बाद जब खुलेगी तो रेल की सेवा भी आवश्यक सेवाओं में गिनी जाएगी। अभी एयर की सेवा भी आज रात्रि से वो बंद कर दी गई है, इसलिए जब खुल जाएगी तो उसको चालू किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की सेवा है, पानी, सीवरेज, म्यूनिसिपल सर्विसेज, ये सब खुली रहेंगी। बैंक और एटीएम्स ये भी सब खुले रहेंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इसके ऊपर भी कोई प्रतिबंध अभी नहीं रहेगा। टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विसेज, खास करके बीपीओस, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ सेवाओं को चालू रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि बीपीओस की में कोई खंड पड़ता है तो अगर वो व्यवधान आता है तो बहुत सी सेवाएं, आवश्यक सेवाएं जो कि इस इंटरनेट सर्विस के ऊपर हमें जुड़ी रहती है, इसलिए यह भी आवश्यक रूप से खुला रहेगा। डाक सेवाएं खुली रहेंगी और जो भी सप्लाई चेन है, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, इसके लिए जो आवश्यक ट्रांसपोर्टेशन है वो भी चालू रहेगी। इसी प्रकार खेती से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, जो आवश्यक जितनी एसेंशियल कमोडिटीज हैं और उसमें एग्रीकल्चर के सामान को लाना ले जाना, फूड आइटम्स को लाना ले जाना, उसके संबंध में होलसेलर और रिटेलर्स जो इसका काम करेंगे उनको भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, बल्कि वो आवश्यक रूप से इस काम को पूरा करेंगे। भोजन, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, आटा, मीट और उनकी ट्रांसपोर्टेशन, ये सब गतिविधियां भी पूरे तरह से चालू रहेंगी। कई सेवाएं जो होम डिलीवरी के नाते से दी जाती हैं उसको भी चालू रखा जाएगा। हॉस्पिटल्स, केमिस्ट शॉप्स और ऑप्टिकल स्टोर्स, फार्मास्यूटिकल्स, इसी प्रकार से मास्क और सैनिटाइजेशन मटेरियल को जो बनाने वाले और उनको सप्लाई करने वाले लोग, इनकी ट्रांसपोर्टेशन आदि जो गतिविधियां हैं वो भी चालू रहेंगी। पेट्रोल पंप्स, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसीज और जो गोडाउन हैं उनके वेंडर्स और उनके ट्रांसपोर्टेशन, ये गतिविधियां भी चालू रहेंगी। इसी प्रकार जो इन चीज़ों को बनाने वाले लोग हैं, जो लगातार प्रोसेस जिसमें आवश्यक दवाइयां हैं अथवा आवश्यक खाद्य सामग्री है, इनके जो प्रोडक्शन के और मैन्युफैक्चरिंग के जो इकाइयां, जो उद्योग है, वो लगातार ये चालू रहेंगे। प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जो कोरोना की इस लड़ाई के अंदर जिनकी आवश्यकता है, ऐसे जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको भी लगातार चालू रखा जाएगा। अपने को पता है कि पूरे हरियाणा में 144 धारा के अंतर्गत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठे होना ये वर्जित है, इसलिए 5 से अधिक आदमी इकट्ठे भी नहीं होंगे। जो भी उस जिले में आवश्यक सेवाओं के संबंधित जितनी ट्रांसपोर्ट सेवा है, इसकी योजना ये डिप्टी कमिश्नर वही बनाएंगे कि कहाँ कहाँ किस क्षेत्र के अंदर किस ट्रांसपोर्ट सेवा को और उपलब्ध करवाना है। ऐसे ही मेरा निवेदन जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनसे भी है कि अपने क्षेत्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग ये बना करके रखें और इसमें यदि उनको किसी प्रकार की कोई अड़चन आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को वो सूचित करें। अगर सूचित नहीं करेंगे, इस लापरवाही को अगर करेंगे, तो जो RWA के प्रेसिडेंट्स अथवा सेक्रेटरीज हैं वो इसके जिम्मेवार होंगे, उनको भी इसकी जवाब तलबी ये की जा सकती है। तो इसी प्रकार पूरे प्रदेश से जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं उनको भी बंद रखा जाएगा, सील किया जाएगा। इंटरस्टेट बस सर्विस इसको कम्प्लीटली इसको बंद कर दिया गया है, इसका भी कोई उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की कोई क्लैरिफिकेशन की यदि आवश्यकता होगी तो वहाँ जो डिप्टी कलेक्टर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो सब किसी भी प्रकार की शंका अगर आती है तो इस बात के वो सक्षम अधिकारी हैं जो कोई भी आदेश अथवा निर्णय ये कर सकेंगे। इन सब बातों को लागू करने के लिए हमारी पुलिस है, कलेक्टर है, SDM है, फिर DM हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, BDPO हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, ये सब और इन चीज़ों को लागू कराने की इनकी सबकी जिम्मेवारी रहेगी। विशेष तौर पर पुलिस के लोग इस सारे के काम में बहुत जागरूकता से और वो सब काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति इन सूचनाओं का यदि पालन नहीं करेगा और दोषी पाया जाएगा तो उसको IPC
कि धारा 188 के अंतर्गत उनको दंड भी दिया जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी सूचनाएं दी गई हैं, इनका जो आवश्यक पालन करना ये हमारा सबका दायित्व है। इसको हम ध्यान रखेंगे और जब तक ये आवश्यकता रहेगी तब तक ये जो हमारा लॉकडाउन है ये बना रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी हम जो इस कोरोना के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं एक यू टर्न होगा और हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसमें से बाहर निकलेंगे, ताकि लोगों की जो मूवमेंट है उसको फ्रीली ये सब किया जा सके। अब इसके साथ ही कुछ और जो घोषणाएं मैंने करनी है, उसके अंदर सबसे पहला तो ये कि आर्थिक दृष्टि से भी पूरा जब समाज ठहर जाता है और गतिविधियाँ रुक जाती हैं तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ विचार ज़रूर चिंता करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें सबसे पहला एक सूचना तो मैं देने जा रहा हूँ कि हमने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड ये बनाया है और ये हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड जो है इसमें योगदान सब समाज करे, हरियाणा के सब लोग रहने वाले वो करें, इस ये अपेक्षा की गई है। और सबसे मेरा अपना दायित्व बनता है कि इसमें मैं सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन अपने पर्सनल अकाउंट से 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन करता हूं। मेरे साथी विधायकों ने भी जब इस बात को पता लगा सुना तो उन्होंने भी तुरंत अपनी ओर से ये ऑफ़र दी है कि 1 महीने की जो तनख्वाह सैलरी है ये सभी विधायकों की उसमें दी जाएगी। न केवल विधायक बल्कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अखिल भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के जो हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने भी अपनी 1 महीने की 20% की जो सैलरी है उसको कंट्रीब्यूट किया है। ग्रुप डी को छोड़ करके बाकी सभी कर्मचारी हरियाणा प्रदेश के वो सब उसमें 10% का कंट्रीब्यूशन करें, ऐसा उनसे अपेक्षा की गई है। इसी प्रकार हरियाणा के अन्य लोग चाहे उद्योगपति हैं, व्यवसाय करते हैं अथवा किसी प्रकार के इनकम वाले जो लोग हैं, वो अपनी ओर से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ये इस अकाउंट में करें। इस अकाउंट की जानकारी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा ये अकाउंट है पंचकुला के अंदर, जिसका जो IFSC कोड है SBIN 0013180। फिर से IFSC कोड SBIN 0013180। इसका एड्रेस SCO 14 सेक्टर 10 पंचकुला और अकाउंट नंबर विशेष तौर पर लिखना है 392347555902। एक बार फिर बोलता हूँ 392347555902। ये सब जानकारियाँ अपने को मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी ये मिलेगी। और ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स से भी इसका रिलीफ वो भी मान्य है। ये जो हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड है, इसका जो उपयोग है, ये जो भी लोग कोरोना के इस वायरस से पीड़ित लोग हैं, किसी प्रकार की जो उनको हानि हो रही है, उन सब की सहायता के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके कारण से जिनकी रोजी रोटी भी जिनको लगता है कठिनाई आन खड़ी हुई है, दिहाड़ीदार मजदूर भी हैं और सामान्य मजदूर जिनको काम नहीं मिल रहा है, काम के रुकने के कारण से सामान्य सेवाएं, रिक्शा वाले हैं, रेडी वाले हैं, ऐसे सब लोग, इनकी आवश्यकताएं इस समय पूरी नहीं होंगी। इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसमें सबसे पहले जो BPL परिवार हैं, ऐसे BPL परिवारों को अगले महीने का जो राशन है वो राशन बिना कीमत के फ्री में जितना उनको मिलता है, जो उसकी एंटाइटलमेंट है, वो सब उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अप्रैल का पूरे महीने का राशन ये उनको फ्री मिलेगा। इसी प्रकार जो स्कूल के बच्चे हैं, आंगनवाड़ी अथवा मिड डे मील जिनको स्कूलों में जाता है, जब तक स्कूल बंद रहेंगे तब तक इन आंगनवाड़ी को और मिड डे मील का जो राशन है ये इन लोगों के घरों में पहुंचाया जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल तक के विद्यार्थी, इनको 3 किलो गेहूं अथवा चावल, और जो बड़े विद्यार्थी हैं, उच्चतर प्राइमरी शिक्षा स्कूल विद्यार्थी, उनको 4.5 किलो गेहूं और चावल, और साथ में दाल अथवा उनके बनाने का जो खर्च है, मसाले दाल बनाने का खर्च, ये सब मिलाकर
जो प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको 134 रुपया 40 पैसे प्रति महीना, और जो उच्चतर प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको 200 रुपये 30 पैसे प्रति माह की दर से ये कॉस्ट भी हर विद्यार्थी के खाते में ये जोड़ दी जाएगी। जो परिवार इस समय तक मुख्यमंत्री परिवार सहायता योजना इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, ऐसे परिवारों की संख्या है 12,38,000। इनको 4,000 रुपया ये तो पहले से अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, 2,000 रुपया इनका 31 मार्च तक ये भी जमा हो जाएगा सीधा सीधा, ताकि इनके इस संकट की घड़ी में इनको ये पैसा काम में आ सकता है। जो लोग मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में नहीं हैं और ऐसे हरियाणा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये भी एक बड़ी सूची है, इन लोगों को हर सप्ताह 1,000 रुपया अर्थात महीने का 4,500 रुपया ये दिया जाएगा। जब तक की आवश्यकता ये पूर्ति होती नहीं है तब तक ये लगातार चलेगा। पहला सप्ताह 30 मार्च से जो शुरू होने वाला है उसमें 1,000 रुपया पर वीक के हिसाब से इनको मिलेगा। इनके साथ ही जो BPL की परिवार हैं और वो यानी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और हरियाणा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर उनमें नहीं आते हैं, इन सब परिवारों को भी इसी प्रकार से 4,500 रुपया मासिक अर्थात 1,000 रुपया प्रति सप्ताह ये इनके खाते में दिया जाएगा। कुछ लोग इस प्रकार के हैं, मजदूर हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रिक्शा वाले हैं, जो ऊपर की श्रेणी में भी कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए एक सुविधा दी गई है कि वो डिप्टी कमिश्नर की सूचना के अनुसार जिले में कुछ स्थानों के ऊपर पोर्टल बताए जाएंगे, वहाँ जाकर एक छोटा फार्म भर के अपना नाम दर्ज कराएं, ताकि आने वाले सप्ताह 30 मार्च से उनको भी 1,000 रुपये महीना, ये 1,000 रुपये सप्ताह ये भी दिया जा सके, ताकि उनके परिवार में भी किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। जो लोग इस बीमारी के कारण से पॉजिटिव टेस्ट में आए हैं, ऐसे लोगों का जो इलाज का खर्च है वो भी पूरा सरकार वहन करेगी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है अथवा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, उनका जो खर्च है वो सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार इस सेवा में लगे हुए हेल्थ वर्कर्स हैं या भी कोई भी सेवा में फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यदि किसी इस बीमारी के कारण से किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे लोगों को एक्स ग्रेशिया के रूप में 10 लाख रुपया ये दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो गवर्नमेंट के विभागों में लगे हुए हैं और भले ही वहाँ काम न भी हो, क्योंकि काम नहीं होगा तो ऐसे लोगों को घर पर रहने के लिए कहा जा सकता है, तो भी इनका जो वर्तमान वेजेस का जो पैटर्न है उसको बनाकर रखा जाएगा। उनको नौकरी से अभी किसी प्रकार से मुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की जो सैलरी है वो लगातार मिलती रहेगी। मेरा सभी औद्योगिक घरानों से, व्यावसायिक संस्थानों से ये निवेदन है कि वो भी अपने यहाँ काम की किसी कमी के कारण से किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉई को काम से हटाएंगे नहीं, ना ही उनको रिट्रेंच करेंगे, और उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उनका जो आय उनकी बनी रहे, इसका निश्चित रूप से वो ध्यान रखेंगे। जो लोग ई-पेमेंट्स के माध्यम से अपने भुगतान करेंगे उनको भी असिस्टेंस दी जाएगी, इसकी भी अलग से योजना बनाई जाएगी। पैसे की कमी के कारण से कुछ लोगों को यदि समय पर बिजली के बिल अथवा सीवरेज पानी के बिल भरने के लिए अंतिम तिथि अगर निकल रही है तो उनकी अंतिम तिथि 15 अप्रैल तक बढ़ा दी जाएगी, और 15 अप्रैल तक इस प्रकार के भुगतान के लिए कोई सरचार्ज अथवा इंटरेस्ट ये नहीं लिया जाएगा। हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट, इसमें जितने भी टैक्स हैं उन टैक्स की अंतिम तिथि भरने की वो भी एक्सटेंड करके 30 अप्रैल 2020 ये की जाती है। स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अर्थात बसें, स्कूल बसें खास करके, टैक्सी, वैन, ऐसे जितने कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हैं, इनका इतने पीरियड के लिए जब तक ये जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक के पीरियड के लिए 100% एग्जम्पशन ये इनको इस टैक्स का ये मिलेगा। और यदि ऐसे जो व्हीकल हैं उनकी जो पिछली पेमेंट है जो उनको 15 मार्च तक भरनी थी, उसका
भी तिथि बढ़ा करके 30 अप्रैल की जाती है और इस समय के लिए भी उनको किसी प्रकार का पेनल्टी अथवा ब्याज ये नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार कृषि और किसानों के लिए एक अलग से पैकेज ये हम 28 मार्च से पहले क्योंकि अभी सीज़न उनका आया है प्रोक्योरमेंट का, और प्रोक्योरमेंट के साथ साथ उनकी जितने भी बैंक की ट्रांजैक्शन हैं जिनको पेमेंट्स करनी हैं उसके लिए भी एक राहत ये जो 28 मार्च से पहले ये घोषित की जाएगी, इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। स्कूल और कॉलेज ये अभी बंद किए गए हैं, इसमें भी आखिर बच्चों की पढ़ाई ये निरंतर बनी रहे, इसमें किसी प्रकार की हानि न हो, तो हमारे अभी 1,87,384 ऐसे राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सब विद्यार्थी हैं। इन सबको SMS अथवा ईमेल द्वारा उच्चतर विभाग की एक साइट ये बनाई गई है, एक पासवर्ड उनको वो भेज दिया गया है। उनको भी कल 24 मार्च से लेक्चर्स रिकॉर्ड करके LMS सॉफ्टवेयर द्वारा ये भेजे जाएंगे, उनको अपलोड कर दिया जाएगा ताकि वो शिक्षा के नाते से शिक्षा सेतु ऐप के माध्यम से हर विद्यार्थी घर बैठे अपनी पढ़ाई को ये पूरी कर सके। इस प्रकार का भी एक कार्यक्रम हमने बनाया है। चूँकि ये सब काम लगातार चलने वाले हैं और इसमें सरकार अपने माध्यम से, अपने कर्मचारियों के माध्यम से जो आवश्यक पड़ रहा है वो तो सब कर ही रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई, खास करके आवश्यक सेवाएं और आवश्यक वस्तुएं, इनके बारे में कोई भी कठिनाई सरकार नहीं आने देगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। फिर भी समाज में सब लोगों की इच्छा है कि हम भी कुछ ना कुछ समाज की सेवा के काम में लगें, और ये एक ऐसा अवसर है जब हर किसी को अपने दायित्व की याद आती है, तो स्वयंसेवी संस्थाएं हों अथवा स्वयं प्रेरणा से काम करने वाले सब लोग हों, उनको आगे आने की भी आवश्यकता है। इसके लिए हमने एक संघर्ष सेनानी, कोविड संघर्ष सेनानी, इसका हमने गठन किया, एक लॉन्च किया है एक कार्यक्रम, और एक वेबसाइट ये तैयार की गई है, और इस वेबसाइट में 24 मार्च कल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। हम लोग जो कोरोना के इस अवसर पर किसी भी प्रकार के काम में सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल्स हैं, होम डिलीवरी नाते से अपने वाहन के साथ होम डिलीवरी करने के लिए आगे आ सकते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग कम्युनिकेशन है, और जिला के प्रशासन उसको सपोर्ट कर सकते हैं, अथवा कई प्रकार के काम जो हमारे अपने ध्यान में हैं, ऐसे किसी भी काम में हम सहयोगी हो सकते हैं। ऐसे कामों के लिए हम अपने आप को haryana.mygov.in haryana.mygov.in पोर्टल पर जा करके और अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। और इसका एड्रेस इसका दूसरा भी है कोई सर, covidharyana.in 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 इसको हम खोल करके और हम अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करवा सकते हैं। मेरी अपेक्षा रहेगी कि हर वो व्यक्ति जो समाज की सेवा के नाते से आगे आना चाहता है, अपने कुछ योग्यता इस नाते से उसको सिद्ध करना चाहता है, तो निश्चित रूप से हम अपना नाम इसमें दर्ज करें। आपको अपने स्थान पर अथवा अपने ज़िले में कहीं भी काम करने के लिए जो भी काम की आप ऑफ़र करेंगे, उसके लिए वहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से एक टीम ये बनेगी, आपसे संपर्क करेंगे और उस काम में हम लग करके और लगातार इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। हरियाणा के अंदर अभी तक जो पॉजिटिव वायरस की जितने भी अभी तक जो सैंपल लिए गए थे, उसमें से 14 लोगों का पॉजिटिव वायरस आया है, और नेगेटिव वायरस जो जिनका टेस्ट हुआ है 132 लोग हैं। तो ऐसे कुल मिला कुछ लोगों का भी रिज़ल्ट अवेटेड है। हम अपेक्षा तो यही करते हैं कि आगे सभी नेगेटिव ही टेस्ट होने चाहिए, पॉजिटिव ना आए। फिर भी यदि ये संख्या बढ़ती है तो इनके लिए हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं भी अपनी कर रखी हैं। हॉस्पिटल्स में 327 वार्ड्स में
आइसोलेशन जो वार्ड्स हैं उनके अंदर जो व्यवस्था की गई है 2472 रोगियों के लिए ये संपूर्ण व्यवस्था बनाकर रखी हुई है। इसी प्रकार जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है, अपने घरों में जो लोग क्वारंटाइन इस नाते से रहते हैं, उसके अतिरिक्त जो सामूहिक रूप से भी क्वारंटाइन की जो फैसिलिटी हमने बनाई है 1494 कमरे अथवा डोरमेट्रीज़ हैं, जिसमें 6013 लोगों की अकोमोडेशन ये की गई है। कल ही का उदाहरण है कि 260 के लगभग ऐसे लोग जो बाहर विदेशों से आए थे, उनको जैसे ही हमको जानकारी मिली और हमें कहा गया तो हमने उनकी गुरुग्राम में तुरंत व्यवस्था की है और वो इस समय गुरुग्राम में रह रहे हैं। इसलिए सैकड़ों लोग पहले से रह रहे हैं, तो भी इस काम में हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं। जितने भी लोगों के बारे में हमको जानकारी मिलेगी कि उनको विदेश यात्रा के कारण से अथवा ये विदेश यात्रा करके आने वाले व्यक्ति के साथ आए संपर्क के कारण से क्वारंटाइन में रखने की आवश्यकता होगी, तो हम उनको क्वारंटाइन में रखेंगे और उनकी पूरी सेवा जितनी करनी है वो सब करेंगे। तो इस प्रकार से ये सब काम हमने किए हैं, तो भी बहुत से मित्र से बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने। तो भी जितने लोगों ने सुना है इस सारे विषय को, बहुत से पत्रकार बंधु साथ जुड़े हैं, जो इस समय मीडिया के लोग जुड़े हैं, उनमें से कुछ प्रश्न कोई करना चाहता है तो प्रश्न कर सकते हैं। जी धन्यवाद। जिन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई प्रश्न पूछना हो या अपना कोई संदेश रखना हो, वो कृपया अपने मोबाइल पर हमारा पहला प्रश्न डॉक्टर सुरेंद्र जी से आया है। सुरेंद्र जी, आप लाइन पर हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छे इंतजाम अभी बताए हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स हैं, उनके लिए वो सुविधाएं, वो जो मास्क और पूरी जो बॉडी में पूरी वर्दी चाहिए, वो उसके मैं अभाव देख रहा हूँ पूरे हॉस्पिटल्स में। इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं? मेडिकल्स के लिए जो वर्दी है वो सप्लाई कर दी गई है, और अगर एक आध जगह कहीं मानो देरी हुई होगी तो निश्चित आज तक वो आज शाम तक पहुंच जाएगी। जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल जितने लोग हैं जिनको इस काम के लिए लगना है, उनकी सब की वर्दी आज शाम तक पहुंच जाएगी। और दूसरा, जो विदेश से जो लोग आए हैं उनका पूरा डाटा हमारे पास क्यों नहीं है? उनको अभी तक हम अलग से क्यों नहीं रख पाए हैं? जितने भी लोग हैं उनका सबका डाटा हमारे पास है। हर जिले में, हर स्थान पर जितने लोग विदेश से आते हैं उनको पहले से ही उनके, चाहे वो घरों में रहना चाहते हैं तो उनके घर को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, और हम लोग उसी प्रकार से सब कुछ कर रहे हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे CMOs और ये सब पुलिस, ये मिल करके इन व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न चंद्रशेखर जी का है। चंद्रशेखर जी, आप अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, आपके जो इंतजाम है, जो आपने अभी विस्तार से जानकारी दी, बहुत बढ़िया है। मेरे दो क्वेरीज हैं, दो सवाल है मेरे। पहला तो ये है कि जो हेल्थ केयर में या ESI केयर में जो भी स्टाफ लगा हुआ है, जो 50 साल से अबव है, क्रोनिक डिजीज हैं जिन लोगों को, उन लोगों के प्रिकॉशन के लिए क्या कोई गाइडलाइन आपके द्वारा जारी की गई है? और दूसरा मेरा जो सवाल है वो इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि जो ESI की डिस्पेंसरीज आपकी हैं, ज्यादातर स्लम एरियाज में है, वहाँ पर 150 से ज्यादा की OPD रहती है। पूरे हरियाणा में लगभग यही स्थिति है। धारा 144 भी है, फैक्ट्रियां भी बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या वहाँ के जो स्टाफ हैं उनकी रोटेशन ड्यूटी का कोई प्रबंध किया जा रहा है? देखिए, पहला तो ये है कि जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनको सबको निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग अपने घरों पर ही रहें। सामान्य जो कठिनाई है, सामान्य बीमारी है, उसके लिए वो अस्पताल में ना आए तो ज़्यादा अच्छा। अभी सारे अस्पताल का स्टाफ ये हमने कोरोना के जितने टेस्ट हैं उसी के लिए लगाया हुआ है, इसलिए वो लोग सब वहाँ उसमें रहेंगे। और दूसरा प्रश्न आपने क्या किया? जो ESI डिस्पेंसरीज हैं वो ज्यादातर क्योंकि स्लम एरियाज में है, धारा 144 भी लगी है, फैक्ट्रियां भी बंद हैं, तो वहाँ का जो स्टाफ है उनके लिए क्या रोस्टेड ड्यूटी, रोटेशन ड्यूटी का कोई प्रोविजन रखा गया है? बताइए। वो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा ESI को ये कहा गया है कि वो अपनी जो ESI डिस्पेंसरीज है वो वहां पर बकायदा अपनी वहां पर लगाएंगे जाके, क्योंकि जहां पर कोई सर्जरीज नहीं हो रही है, जहां पर कोई
दूसरी प्रकार की चीज नहीं, वहां ओपीडी चलाई जा सकती है। सिर्फ मेन हॉस्पिटल जो है, जहाँ मेन हॉस्पिटल को हमने थोड़ा सा ज्यादा एक सेंसिटिव प्लेस माना है, ताकि वहां पर इतनी भीड़ ना लगी रहे कि जहां पर के जो एक कोरोना से संबंधित मरीज आते हैं उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, इसलिए हॉस्पिटल्स के ऊपर ये ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन जो डिस्पेंसरीज हैं उनके ऊपर इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं है। पर प्रोटोकॉल हम पूरा जी। डॉक्टर्स के लिए फॉलो कर रहे हैं। अगला प्रश्न, थैंक यू, अजय गौतम जी का है। अजय गौतम जी बोलिए। सर नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि पड़ोसी पंजाब में सर कर्फ्यू लग चुका है और पंचकुला में लॉकडाउन है। हरियाणा के कई लोग चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में रहते और काम करना चाहते हैं, लेकिन वो इन हालातों में घर जाना चाहते हैं। क्या आप उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार से कोई ऐसा बात करेंगे, प्रबंध हो सकेंगे क्या? कि जो घर जाना चाहेंगे और मानो उनका पंजाब में घर हैं तो उनकी व्यवस्था, भले कर्फ्यू लग गया तो भी व्यवस्था सब की जाएगी। और कोई भी ऐसे विषय अगर होंगे तो वहाँ डिप्टी कमिश्नर हमारे जो पंचकुला के हैं वहाँ ऑफिस में संपर्क करेंगे। जिसको घर पहुँचाने में कठिनाई होगी उसकी कठिनाई को हम दूर करेंगे। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न सत्येंद्र चौहान जी का है। पीएम साहब नमस्कार। आपको नमस्कार सर, मेरा सवाल यही था जो गौतम जी ने पूछा कि पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया है। अगर पंजाब में कर्फ्यू लगता है तो अंबाला से लेकर और जो चंडीगढ़ तक का एरिया है ये पूरे पंजाब में आता है। तो जो हरियाणा के लोग हैं, हालांकि लॉकडाउन है हरियाणा में, आपने पूरे जिलों में कर दिया है, तो उनको ये स्ट्रेच जो क्रॉस करना है तो उसके लिए सर किसी तरह की कोई बातचीत या पंजाब के साथ या जो नियर बाई स्टेट हैं जैसे राजस्थान है या अन्य स्टेट्स हैं तो उनके बॉर्डर्स पर भी किसी तरह के अरेंजमेंट सर आपने किए हैं? देखिए बॉर्डर करवा दिए हैं। बहुत आवश्यक जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं केवल उन्हीं के लिए बॉर्डर के अंदर से आना जाना हो पाएगा, अन्यथा हमने इंटरस्टेट बसेस बंद कराई हैं। बॉर्डर को पार करने की कोई आवश्यकता अब लगती नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें अगर लॉकडाउन में बंद करनी है उसमें केवल सरकारी, केवल जो आवश्यक सर्विसेज हैं उन्हीं को चालू रखा गया है। इसलिए इधर से उधर बहुत ज़्यादा आने की किसी को आवश्यकता है नहीं, और ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और सर पंजाब का कर्फ्यू के बारे में मैं पूछना चाह रहा था, ये जो स्ट्रेच है हमारा अंबाला से चंडीगढ़ तक का, तो यहाँ से हरियाणा के लोग अगर आना जाना चाहे तो? नहीं, कर्फ्यू में नहीं आना। कोई अगर उधर जा करके मानो अपना घर किसी का है, उसको जाने में कठिनाई हो रही है तो विद परमिशन वो घर जा सकते हैं। अन्यथा कर्फ्यू में पंजाब में आना जाना, अगर उन्होंने कर्फ्यू लगाया तो फिर आने जाने का कोई कारण लगता नहीं है। और हमें अपने यहाँ हरियाणा में भी कम से कम मूवमेंट करनी चाहिए। मूवमेंट करने का कोई कारण नहीं है। आवश्यक सेवा कोई प्राप्त करनी है, कोई चीज़ लेनी है तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर के अंदर ही रहना चाहिए। ये भी एक प्रकार का अब एक्सटेंडेड लॉकडाउन ही है। शुक्रिया सर, थैंक यू। अगला प्रश्न अंकित दुदानी जी का है। बोलिए अंकित जी। सीएम साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि लॉकडाउन जो किया गया है पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी पंचकुला के अंदर जो शराब के ठेके हैं वो खुले हैं और जो एसेंशियल चीजों की दुकानें हैं वो भी अभी खुली हुई है, वो बंद कर दी गई है और उनके बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि वो एक हफ्ते के लिए बंद कर दी गई है। तो अब वो भी बंद हो जाएंगी क्योंकि लॉकडाउन तो किया गया है और आपने जो चीजें बताई है सारी कि ये चीजें खुली रहेंगी, उसके बावजूद भी उन दुकानों के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं। तो उसके लिए सरकार क्या एक्शन ले रही है? मैंने बताया ना, जैसे एसेंशियल सर्विसेज में मानो दवाइयाँ हैं, मानो सब्जी है, मानो रोज़ाना जो खाने पीने में आने वाली काम की चीज़ है वो है। सामान्य दुकानें जो हैं वो सारी बंद रहेंगी। हाँ, इसमें अभी हमने जो शराब की दुकानें उनको बंद नहीं किया है, क्योंकि उसको बंद करने के भी कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए सहज तरीके से भीड़ भाड़ न लगे और लोग उसका उपयोग करते हैं तो वो अपने तरीके से जा सकते हैं। ये तो केवल लोगों को कम संख्या में बाहर निकलें, भीड़ ना लगाएं, एक दूसरे के संपर्क में ना आएँ। मेरा मुख्य मकसद तो लॉकडाउन का ये है। लॉकडाउन हमने कोई कर्फ्यू भी नहीं लगाया है और लॉकडाउन का अर्थ ये भी नहीं है कि हमने सारी गतिविधियां अपनी बिल्कुल चॉकआउट कर देनी है। आखिर इस लॉकडाउन का मालूम नहीं कि कितने दिन चले, ये 2 दिन भी चल सकता है, 10 दिन भी, 31 तक तो रहेगा ही। 31 के बाद भी कब खुलता है कब नहीं खुलता है इसके लिए अभी आज कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए एकदम कर्फ्यू लगाने जैसी स्थिति हमने नहीं की है। सामान्य गतिविधि, आवश्यक वस्तुओं की, आवश्यक सेवाओं की वो चलती रहे, बाकी ना चले। लेकिन सीएम साहब, आज कर्फ्यू रिपोर्टिंग के दौरान मैंने देखा कि जो शराब के ठेकों की दुकानें हैं उनके बाहर बड़ी भारी भीड़ लग गई है। अभी भी बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है। आप पंचकुला में चेक कराएंगे तो बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है। और कहा कि भीड़ न लगने दें, सहज गति से अगर कोई चीज़, उनको ये भय लगता है कि पता नहीं आज ये खुली या कल खुलेगी कि नहीं खुलेगी, इसलिए जब बंद हमने कह दिया कि बंद नहीं की जाएंगी, इसलिए लोगों को वहाँ भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। अगला प्रश्न नरेंद्र जग्गा जी का है। जी नरेंद्र जग्गा जी।
जी जी, मुख्यमंत्री जी नमस्कार। आपके जो सरकार ने प्रयास किए हैं बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कुछ समस्याएं लोगों को आ रही हैं। जैसे हरियाणा के दूसरे किनारे यानी गुड़गांव जैसे एरिया से बड़े एम्प्लॉय हैं जो इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम के लिए चंडीगढ़ और पंचकुला में आए हुए हैं या कई प्रोजेक्ट्स के लिए आए हुए हैं। तो बार बार हमसे यही पूछ रहे हैं कि हमारे जाने का कोई साधन बन पाएगा, हम अपने घर जा पाएंगे, क्योंकि उनके काम बंद है। जी मुख्यमंत्री जी। वैसे तो आईटी की इंडस्ट्री को भी उन्होंने कहा कि वर्क एट होम करें, केवल बीपीओस को हमने अलाउ किया क्योंकि बीपीओ के सिस्टम जो होते हैं वो घर से चलाना कठिन हो जाता है, वो इंटरनेशनल एक नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए उनको अलाउ किया। बाकी जितनी आईटीज़ की चीज़ें वो वर्क एट होम के अंतर्गत आती हैं। फिर भी जिन लोगों को कठिनाई आ रही है, जिनको जाना है अपने स्थानों पर, स्थायी रूप से जाना, वहाँ के रहने वाले हैं और मानो यहाँ छुट्टी है और उसके बाद घर जाएंगे, तो उनकी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आने देंगे। वो अपने डिप्टी कमिश्नर को कह करके, और आज हम इसकी कोई व्यवस्था भी कर देंगे कंट्रोल रूम में कि ऐसे लोगों के लिए कोई पास बना करके उनको दिए जाए। ये व्यवस्था अपने चीफ सेक्रेटरी को कहा, तो चीफ सेक्रेटरी मैडम इस पर विचार करके बता देंगे। जी अगला प्रश्न प्रवीण पांडे जी का। प्रवीण पांडे जी बताइए। सर नमस्कार, मेरा ये कहना था कि हरियाणा के जो लोग इन 2 दिन में लॉकडाउन हुआ था वो चले गए वापस अपने घरों को। अब वो यहाँ आना चाहते हैं और पंजाब पुलिस उनको आने नहीं दे रही, कर्फ्यू भी चलते क्योंकि बीच में पंजाब का बॉर्डर पड़ता है। हाँ नहीं चाहते हैं कि क्या काम करते हैं वो यहाँ? पंचकुला में रहते हैं। तो अभी वहाँ क्यों गए थे लॉकडाउन में भी? तो आकर पंचकुला में, घर तो उनका पंचकुला है, तो वहाँ गए माने कि वहाँ काम करते हैं? क्या करते हैं? पंचकुला में ही काम करते हैं, चंडीगढ़ में। पंचकुला में फिर वहाँ क्यों गए पंजाब में लॉकडाउन के दिन? नहीं गए सर, हरियाणा में गए। हैं? हरियाणा में गए। हाँ तो हरियाणा में गए, हरियाणा से तो आने की कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। अपने जिलों में वहाँ अगर वो बात करेंगे तो उनको आने के लिए, अगर यहाँ आके रहने वाले हैं तो यहाँ आ सकेंगे। ऐसी व्यवस्था हमने बताई कि हम कंट्रोल रूम में करवा देते हैं। वो अपने डिप्टी कमिश्नर से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर के ऑफिस में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अभी ये विषय आया है तो अभी हमें कंट्रोल रूम में सारी बातें कह करके ऐसी व्यवस्था तक करा देते हैं कि उनको अलाउ कर दिया जाए पास दे करके आने जाने के लिए। ठीक है सर। अपना कोई एड्रेस, अपना कार्ड, आइडेंटिटी तो दिखाएंगे वो। सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये पूछा 14 तो पॉजिटिव केस मिले, 132 नेगेटिव है सर। अवेटेड में कितने हैं सर? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। इन सब मैं पूछा था, 14 केस तो पॉजिटिव मिले हैं। हाँ जी हाँ जी। 132 नेगेटिव है, तो अवेटेड में कितने हैं सर? अवेटेड में 114 लोग हैं। 114 है जिनका रिजल्ट अवेटेड है अभी। जी जी। और कौन? अगला प्रश्न कुलभूषण आहूजा जी का। कुलभूषण जी सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे पंजाब में भी लॉकडाउन किया गया था पर लोगों ने अच्छी तरह बात नहीं मानी, तभी पीएम साहब ने ये कहा भी सख्ती से किया जाए। क्या हरियाणा में अगर वो लोग लॉकडाउन में पूरा नहीं करेंगे तो यहाँ भी कर्फ्यू लगने के आसार हैं सर? देखिए, अभी तो मैं मानता हूं कि लोग प्रधानमंत्री जी की अपील और हमारा जो कहने का जो हमने अपील की है उस नाते से, और लोग अपने आप भी आगे बढ़ कर के भी इसका पालन कर रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे कल हमने 7 जिलों का लॉकडाउन किया था, बाकी जिलों से भी आने लगा कि नहीं लॉकडाउन करना चाहिए। इसका मतलब लोग अवेयर हैं, लोग चाहते हैं कि मूवमेंट को रोका जाए। मुझे लगता है लोग अपने आप रोकेंगे, और कोई यदि बहुत कठिनाई आएगी तो फिर हमने 144 में ये प्रावधान किए हुए हैं कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। उसका अर्थ ये है कि फिर 5 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे होंगे तो उनको रोका भी जा सकता है। जो इसेंशियल कमोडिटीज आपने खोली तो है, पर वो भी कुछ लोग अपनी हेल्थ कॉन्शियस को लेके अपनी दुकानें शटर बंद कर देते हैं कि हमें ना कहीं कुछ हो जाए। तो क्या उसमें भी सरकार उनके कुछ करेगी क्या उसके लिए? कि किसी को भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ इस प्रकार की आशंका है, कोई पॉजिटिव केस है अथवा कोई इस प्रकार के विदेश के लोग आए हैं, उन सारा हम ध्यान रख रहे हैं। फिर भी हमने व्यवस्थाएं की हैं। हैफेड के कुछ स्टोर्स ये बनाए हैं जो प्रतिदिन खुलेंगे। वीटा के, हैफेड के ये स्टोर्स लगातार खुले रहेंगे। जो आवश्यक खाने पीने की चीज़ों की आवश्यकता है उससे भी पूर्ति होती रहेगी। और एक आध दिन थोड़ा सा ज़्यादा ये रहेगा, बाद में जब नॉर्मलसी इस नाते से आएगी तो इस सारी व्यवस्था में सब लोग उसके लिए काम भी करेंगे। तो हमने होम डिलीवरी के लिए भी आह्वान किया है कि ऐसे जो स्टोर्स हैं वो अपनी ही व्यवस्था करें कि लोगों की आवश्यकता के हिसाब से होम डिलीवरी की व्यवस्था बनाएंगे, उसको भी हम अलाउ करेंगे। अगला प्रश्न योगेंद्र शर्मा जी का। योगेंद्र जी। योगेंद्र जी आप अपनी बात रखिए।
सर आपसे तो मेरा सुझाव है, सीएम रिलीफ फंड जो आपने अनाउंस किया है जी, बहुत सारे हरियाणा के ऑफिसर और कर्मचारी इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसका व्हाट्सएप नंबर और तमाम सोशल मीडिया में और स्क्रीन पे ये आना चाहिए, ताकि जो लोग इसमें मदद करना चाहते हैं वो अपनी मदद कर सकें। देखिए, अभी इसका प्रावधान अभी 1 घंटा पहले ही अब इसका प्रचार शुरू हो जाएगा और इसमें लोगों ने पैसे जमा कराने शुरू कर दिए 10 मिनट में अब बता रहे हैं कि अभी 10 मिनट के अंदर कितने पैसे आ गए? 7,000 हाँ, लोगों ने जमा कराने शुरू कर दिए हैं। 7,800 कुछ रुपया अभी आधे घंटे में ही आ गया। ये ठीक है, कुछ लोगों ने घोषणाएं की हैं, वो सारी इसमें और ऐड होंगी। मेरे अभी एक व्हाट्सएप आया है मुझे, बल्कि 2 आए हैं, एक ने 1 लाख रुपया, एक ने 5 लाख रुपया। तो इस प्रकार से ये सारे समाचार बहुत उत्साहजनक आने वाले हैं, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले ही अकाउंट खुला है। तो ये प्रचार करेंगे, इसका टीवी पर भी करेंगे, अखबार में भी करेंगे, सब जगह अपील करेंगे। तो बहुत मुझे लगता है कि जनता बड़ी जनार्दन हमारे यहाँ बहुत उदार मन की है, और जिसकी आवश्यकता लगती है उनको, उस नाते से लोग काम करते हैं। सर, वास्तव में जनता बहुत, हमारे ऑफिसर और कर्मचारी बहुत योगदान देना चाहते हैं। जितनी जल्दी ये नंबर डिस्प्ले होंगे चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे, उतना ज्यादा इसमें योगदान होगा। दूसरा मेरा ये था कि जो चैनल के माध्यम से जिस तरह से आपने अनाउंस किया है योगदान के लिए, उसी तरह से कुछ इमरजेंसी कुछ नंबर होने चाहिए, ताकि किसी एरिया में किसी गरीब परिवार को कोई सिलेंडर या किसी मदद, किसी गरीब को कोई इमरजेंसी, कोई डॉक्टर या मेडिकल की एड चाहिए, कोई सीनियर सिटीजन है या किसी तरह की कोई मदद चाहिए, तो उस तरह के नंबर भी डिस्प्ले होने चाहिए। हेल्पलाइन नंबर हमारा हर जिले का 108 नंबर ये तय है, और इसके अलावा भी जो स्टेट लेवल का हमने तय किया है, वो मैंने 2 बार पहले भी बताया, अभी फिर बता रहा हूँ, 1800-200-00213 023। हाँ, और एक और भी लैंडलाइन नंबर भी है, वो 855 वाला, क्या है वो हेल्थ का एक हेल्थ का अलग से भी किया हुआ हमने। हेल्थ का नंबर है 855-889-3911। तो ये नंबर हेल्थ डिपार्टमेंट के अलग चले गए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के अलग गए हैं जी। अगला प्रश्न मनवीर सिंह जी का है। जी, मनवीर सिंह। हाँ, नमस्कार सर। जी, नमस्कार। अच्छा सर, मैं दो तीन सवाल थे मेरे, जानना चाह रहा था, ऐसा क्या कारण था कि 12 घंटे बाद हरियाणा सरकार को सारे राज्य के अंदर लॉकडाउन करना पड़ गया? एक दूसरी बात ये कि हरियाणा से सटे हुए, जैसे दिल्ली हो गया, हमारे यहाँ पंचकुला के साथ सटा हुआ जीरकपुर हो गया, मैं खुद जीरकपुर के अंदर रहता हूँ। अब मुझे मूवमेंट करने के लिए कोई फैसिलिटी ऐसी क्या मिलेगी? क्या हमारा एक्रेडिशन कार्ड चलता रहेगा, या पंजाब सरकार के साथ क्या कि कोऑर्डिनेशन करवाएंगे, ताकि अगर हमें कहीं स्पॉट पे जाना हो या कुछ कवर करना हो तो हम मूवमेंट कर सकें? हरियाणा में तो हमने जो एसेंशियल सर्विसेज में मीडिया के लोगों को उसमें डाला है कि मीडिया के लोग अपनी फ्री ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अब ये पंजाब में क्या होगा इसकी तुरंत तो मैं जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन हम पंजाब में भी कोऑर्डिनेट करेंगे कि जो हरियाणा के लोग हैं पंजाब में, उनकी कोई फैसिलिटी उनको मिले, ये उनसे हम निवेदन करेंगे। हरियाणा में तो हमने मीडिया को एसेंशियल सर्विसेज में डाला है। आप अपने कार्ड के हिसाब से जहाँ भी आना जाना करेंगे मूवमेंट अपनी कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ तक 12 घंटे में आपने क्या कहा कि हमने लॉकडाउन किया है, 5 राज्य मतलब 7 जिलों के बाद आप आज 15 और जिलों के अंदर हो गया, ऐसा क्या कारण था सर? ऐसी कारण कोई ये इमरजेंसी है या प्रिकॉशनरी मेजर? नहीं, सब प्रिकॉशनरी है। कारण सीधा ये है कि कल तक देश में जैसे 75 जिलों के अंदर और ये लॉकडाउन किया गया था, उसमें एक सीधा सिद्धांत था कि जहाँ कहीं पॉजिटिव कोई टेस्ट मिला है ऐसे सब जिलों को लॉकडाउन किया जाए। लेकिन कल करने के बाद बहुत जगह से फिर ये डिमांड्स आई हैं, और बहुत जगह की जो लोगों की अपनी इच्छा थी कि नहीं हमारे जिले को भी लॉकडाउन कर दीजिए। हम भले उसमें धारा 144 के आधार पर ही सब व्यवस्थाएं करना चाहते थे, क्योंकि जो पब्लिक का कल का रिस्पांस था जनता कर्फ्यू का, हमको लगता है कि जनता जागरूक है, अपने आप ही सब करेगी। फिर भी कुछ लोगों का मत ये है कि शायद कुछ लोग और नहीं मानेंगे, उन सबको मनवाने के लिए और आज हमने ये लॉकडाउन किया है। बाकी सारे और आसपास के प्रदेशों ने भी, चूँकि पंजाब ने, राजस्थान ने, उन्होंने पूरे का पूरा प्रदेश, हिमाचल, उन्होंने पूरा लॉकडाउन किया। इसलिए हमको भी लगा कि लॉकडाउन करेंगे। है तो सारी सावधानियाँ ये, इन सावधानियों में कोई फोर्सिबल एनफोर्समेंट की बजाय जनता अपने आप करे, ये हमारी अपेक्षा है जनता से।
सर हालांकि हमारे अधिकारी और हमने पूरे प्रिकॉशंस यहाँ पे लिए हैं और अभी उस हिसाब से जो है हम कंट्रोल भी कर पा रहे हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कितना सक्सेसफुल रहे हैं कल। देखिए, कल पूरे हरियाणा के जहाँ के भी समाचार आए हैं, सब जगह के समाचार ये हैं कि सब लोगों ने अपने मन से सायंकाल 5 बजे वो एक 10 मिनट 15 मिनट के लिए तो लोगों ने अपने छतों पर चढ़कर, अपनी बालकोनी में आकर, सड़क पर आकर, दरवाजे में खड़े होकर, खिड़की में खड़े होकर खूब अपना जो ध्वनि जो की है वो देखने वाला दृश्य था। अन्यथा लोगों ने अपने घर में ही रह करके सारा कुछ किया। कुछ लोग बाज़ार में शाम को एक आधे घंटे के लिए 7 बजे के आसपास आवश्यक सामान लेने के लिए ज़रूर आए, दूध लेने के लिए, ब्रेड लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए। उतना मात्र करने के बाद वापस अपने घरों को चले गए। हमारा कहना है कि अभी भी ये जो लगातार 31 तारीख तक जो अपना लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के समय ये सारा पालन हमको करना चाहिए। जितनी आवश्यक चीज़ है उतने लेने के लिए आना चाहिए, अन्यथा हमको अपने घरों पर ही सीमित रहना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। सर एक आखिरी सवाल ये, हालांकि मेरे कुछ साथियों ने पूछ लिया है, ये है अपना स्टाफ को इक्विप करने के बारे में, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के बारे में। जिला अस्पतालों में और PGIMS रोहतक और भगत फूल सिंह में वहां से कुछ एक ऐसी बात चल के आ रही है कि डॉक्टर्स को पूरी तरह से इक्विप नहीं किया गया। हालांकि मास्क या किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की बात आ रही है। ये मैंने बताया कि बहुत जगह पर पहुंच गया है। बाकी आज भी सप्लाई हो रहा है। आज सायंकाल तक सबकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएंगी। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। बाकी आप एक बार पंजाब वालों से जरूर बात कर दें, क्योंकि मेरे जैसे कुछ और पत्रकार वो भी फंसे हुए हैं ऐसे। चलिए आगे अगला सवाल। विपिन परमार जी लाइन पे है। विपिन सर नमस्कार। जी जी सर, आज पंचकुला में कवरेज के दौरान ये पाया कि कल जनता कर्फ्यू के दौरान उन तमाम प्रहरियों के लिए तो थालियां और तालियां बजी, लेकिन जो लॉकडाउन पंचकुला में करने के लिए जो पुलिसकर्मी बॉर्डर पर खड़े थे उन्हें गालियां तक झेलनी पड़ी सर। तो ऐसे में उन पुलिसकर्मियों के लिए आपके क्या आदेश हैं, क्योंकि जो लोग बदतमीजी करते हैं उनको क्या आप कहना चाहेंगे, और वो पुलिसकर्मी जो सरकार की तरफ देखते हैं कि अभी सख्त निर्देश नहीं है, सख्ती करने के निर्देश नहीं है, तो ऐसे में आप उनको क्या कहेंगे। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि जो जितने स्टोर्स हैं, बेसिक एमिनिटीज के, कन्फेक्शनरी के स्टोर्स जितने भी हैं, उनकी जो सप्लाईज आती हैं बेसिकली बाहरी या तो राज्यों से आती हैं, तो ऐसे में उस आपूर्ति को पूरा करने के लिए क्या कुछ कदम जो है आप करेंगे, ताकि क्योंकि एक लिमिटेड स्टॉक जो है वो स्टोर्स में रहता है, ताकि लोगों को मुश्किलात और दिक्कत ना आए। हाँ, देखिए, जहाँ तक पुलिस जनता ये एक दूसरे का सहयोग करके ही इस समस्या को पार पा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था वो जनता के लिए था कि हम अपने जितने भी राष्ट्र रक्षक हैं, उसमें से डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, सफाई कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, जितनी आवश्यक सेवाएं काम करने वाले, इवन पत्रकार बंधु भी, उन सबके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव रखने के लिए 5 बजे ये कार्यक्रम किया। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लोगों में पैदा हो कि सारे हमारे अपने हैं, हमने मिलकर के इस काम को करना है। अगर किसी ने पुलिस के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है तो उसकी नासमझी है। उनको निवेदन ही किया जा सकता, अपील ही की जा सकती है कि ऐसा इस संकट की घड़ी में हमको नहीं करना चाहिए। और फिर भी अगर किसी के खिलाफ कोई एक सीमा पार की जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी, और फिर कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस ही कार्रवाई करेगी। आखिर हमको जनता को पुलिस का सहयोग करना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और जहाँ तक स्टोर्स में सामान की बात है, परसों के दिन मैंने व्यापारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। हरियाणा के हर ज़िले के व्यापारियों से, उनके जो लीडर्स हैं उनसे बात हुई। मुझे प्राय सभी वहाँ के जो व्यापारी संगठनों के नेता थे उन्होंने आश्वस्त किया कि 2-2 महीने के लिए राशन हमारे पास है, इसलिए हम राशन की इस लाइन को टूटने नहीं देंगे। जहाँ कहीं कोई कमी पड़ेगी वो सरकारी जितने वेयर हाउसेज हैं, गोडाउन्स हैं, उनके अंदर भी जो सामान है उनको सप्लाई किया जाएगा। कहीं किसी प्रकार की स्टोर्स में कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं पूरा आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। शुक्रिया सर, धन्यवाद। सुशील भार्गव जी लाइन पर है। जी सुशील जी। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। बहुत अच्छी सेवाएं दी जा रही है सर। मेरा एक आग्रह ये था सर, पूरा देहात जिसमें करीब 6800 गांव हैं, उन गांव से लोग शहर तक नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि साधन बिल्कुल बंद है, सरकारी जितनी बसेज वगैरह हैं। तो मेरा अनुरोध ये था कि गांव तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने की कोई योजना है पहली। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो आपने एक बेहतरीन खरीद प्रक्रिया बनाने की योजना बनाई है, अभी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए क्या योजना रहेगी? किसानी
तक गांव के अंदर सेवाओं देने की बात है, हमारी जो आवश्यक सेवाएं हैं वो सारी लगातार चालू रहेंगी, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कोई आवश्यक सेवा उसमें बंद नहीं की जाएगी। आवश्यक सामान जो है, वस्तुएं, उसको पहुंचाया जाएगा। गांव के लोगों को भी शहर में जो एसेंशियल सर्विसेज में लोग लगे हैं उन्हीं को आने की आवश्यकता है, सबको आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे संस्थान बंद कर दिए, स्कूल कॉलेज सारे बंद कर दिए हैं, जितने भी ऑफिस हैं वो बंद हो गए हैं। इसलिए कम से कम ट्रैवल करने का अभ्यास हमको सबको बनाना चाहिए, एक विषय। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि किसानों के लिए अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस प्रकार से मैं करूंगा ताकि किसानों की जो आगे आने वाले काम हैं, कुछ आने वाली कठिनाइयां या कुछ उनका जो योगदान हो सकता है, उनको अपील करने की बात भी आएगी। ये सारे विषय 2 दिन बाद मैं किसानों के लिए अलग से करने वाला हूँ। धन्यवाद सर जी। राकेश गुप्ता जी हैं लाइन पे। लोग और बाकी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार राकेश जी। हाँ सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि क्योंकि कार्यालय अभी खुले हैं जी, आज भी देखने में आया है जैसे कोई डाकखाने में जॉब कर रहा है, बैंक में जॉब कर रहा है, क्योंकि आज हरियाणा में तो छुट्टी थी, सचिवालय भी आना होगा। और पंचकूला के बड़ी तादाद में ना, चंडीगढ़ जो सचिवालय में काम करते हैं, पंचकूला में बड़ी तादाद में लोग रहते हैं जी। तो उनके आने जाने में दिक्कत आ रही है। जैसा हमने आज शहर में कवरेज कर रहे थे, तो उनके लिए थोड़ी सी आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो वापस आते हैं तो हरियाणा पुलिस मना करती है। जा रहे थे तो चंडीगढ़ वालों ने ज्यादा सख्ती बरत रखी है हरियाणा से भी। और दूसरा सवाल ये है सर, जो कल समर्थन मिला प्रधानमंत्री जी और आपके आह्वान पर जनता कर्फ्यू को, आज लॉकडाउन में वो थोड़ी कम रही लोगों की, क्योंकि आवागमन जो तो जरूरी काम से जा रहे थे वो ठीक था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो चक्कर काटने के लिए कि देखने स्थिति देख कर आए। तो इस ऐसे में हरियाणा अगर ये लॉकडाउन को लोग नहीं फॉलो करते हैं, क्या कर्फ्यू लगा सकते हैं? देखिए, एक तो कल था जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन में अंतर होता है। जनता कर्फ्यू में तो अपेक्षा की गई थी कि एक प्रकार से जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का कर्फ्यू होता है वैसे ही कर्फ्यू होना चाहिए, लेकिन विदाउट द एनफोर्समेंट ऑफ द कर्फ्यू बाय द पुलिस, वो बिना पुलिस के कल जनता ने जो कर्फ्यू लगाया वो बहुत ही एक अच्छा प्रयोग, अनुशासित प्रयोग रहा। मैं जनता की सराहना करता हूँ। लेकिन कल के जनता कर्फ्यू के समान आज भी रहेगा ऐसी हमारी अपेक्षा भी नहीं है। हमारी अपेक्षा इस लॉकडाउन में यह है कि सर्विसेज, आवश्यक सेवाएं, सर्विसेज वो चालू रहें, बाकी सब चीज़ें बंद रहें। कम से कम लोगों की मूवमेंट हो। बिल्कुल लोगों की मूवमेंट नहीं होगी ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पंजाब ने अब कर्फ्यू लगाया है तो पंजाब में तो अलग स्थिति हो सकती है। हमें अभी लगता है कि कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं है। जब कर्फ्यू लगाने का कोई ऐसा विषय आएगा सामने, सब लोग बैठ के विचार करके अगर करेंगे तो कुछ विषय हो सकता है, क्योंकि ये कोई आपसी संघर्ष नहीं है, कोई जनता का एक दूसरे का विरोध नहीं है। जनता मिल करके इस समस्या को हल करना चाहते हैं। अभी तो केवल एकमात्र फैक्टर है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग में लोगों ने अपने मन से ही करना है, इसलिए अभी कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बैंक्स का सवाल है, ये आवश्यक सेवा में हमने कहा है बैंक सब खुले रहेंगे, और जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों में भी जो आवश्यक सेवाओं के जितने काम है वो रहेंगे। सामान्य जो ऑफिस है उसमें भी स्केलेटन जो एक सर्विसेज हैं उतनी मात्र रहेंगी। जो आवश्यक कर्मचारी हैं उनको बुलाएंगे, बाकी सबको नहीं बुलाएंगे। इसलिए सारी चीज़ें चलती रहें और सब चीज़ें रुकें भी नहीं। तो इस सेवा के लिए हम लोग जो है इस काम को कर रहे हैं और आप लोगों को चिंता नहीं कोई भी। धन्यवाद सर। वैसे अगर आपके पास समय हो तो और प्रश्न ले लें। अभी लगभग 15 प्रश्न लाइन में है। 15 लीजिए, कुछ और लीजिए। 5 जितेंद्र राव जी लाइन पर हैं। आप 2 प्रश्न और ले लो। जितेंद्र राव जी बोलिए। नमस्कार जी, मैं हितेंद्र राव बोल रहा हूँ। मेरा 2 प्रश्न है। एक तो ये कि आपने कुछ अनाउंसमेंट्स की डेली वेजेस के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ उसके लिए, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म अगर ये चलता है लॉकडाउन, क्या कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी है, कोई इस तरह का प्लानिंग है कि कोई फाइनेंशियल पैकेज आप लोग आर यू थिंकिंग अबाउट दोज लाइंस, ऑन दोज लाइंस? आज कोई चीज़ भविष्य में के घर में जो छुपी है उसके बारे में आज करना विचार ठीक नहीं है। अभी तो जो जितनी तुरंत की आवश्यकता है वही हमने घोषित की है कि जो गरीब आदमी हैं उन परिवारों के अंदर कम से कम 2 समय का भोजन बनता रहे, उनके घर का काम चलता रहे। इसलिए उनको 1000 रुपया साप्ताहिक ये हमने किया है। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ 4500 रुपये महीने की ये जो सहायता है ये अपने आप में कोई कम सहायता नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई आगे की ऐसी इवेंचुअलिटी होती है तो ये तो हर दिन बैठ करके विचार करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, कोई विषय आएगा तो बाद में बताएंगे।
दूसरा मेरा सवाल था कि जिस तरह से भी पता नहीं है कि कितने दिन हमारा ये चलेगा, ये कोरोना का प्रॉब्लम चलेगा, क्या इस तरह के कोई आगे हम लोग सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए मेजर सोच रहे हैं कि कैपेसिटी इंक्रीज की जाए आइसोलेशन वार्ड की, या टेस्टिंग किट्स जो है आईसीएमआर ने आज कहा है कि प्रोडक्शन जो है उसकी इंक्रीज की जा रही है, उनको ज्यादा प्रोक्योर किया जाए या वो कैपेसिटी बढ़ाई जाए हॉस्पिटल की, इस तरह का कोई फ्यूचरिस्टिक प्लान? देखिए, हम अलग से जितने जनरल हॉस्पिटल्स पहले से प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो व्यवस्था है ही है, अलग से कोविड हॉस्पिटल्स भी बना रहे हैं जो अलग इस प्रकार के पॉजिटिव केसेस के इलाज के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ आशा रखनी चाहिए कि इसको हम रोक पाएंगे और यहीं से इसको रिटर्न करेंगे, और फिर भी होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट आल्सो। इस नीति पर हम काम कर रहे हैं, कोई बात की आवश्यकता होगी तो साथ साथ व्यवस्थाएं सारी हम करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर रविंद्र जी लाइन क्लास करना जी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो सर जो कई जगह हॉस्पिटलों में जो संदिग्ध दाखिल हैं और बीच में उनके वहां से भागने की जानकारी सामने आ रही है, तो ऐसे कितने केसेस आए और सर उन पे हमने क्या कार्रवाई की? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई आदमी टेस्ट कराने आ गया और अभी वो एडमिट हुआ नहीं है, पहले किसी ने उसको कुछ कान में फूंक मार दी और भाग गया, ऐसा। लेकिन फिर भी अगर कोई इस प्रकार का सीरियस बात कोई हुई है, वो जानकारी में आया, तो हमने तुरंत उनको जो भी उसके लिए आवश्यक है वो सब किया है। इलाज के नाते से भी अगर उसके क्वारंटाइन की आवश्यकता पड़ी तो क्वारंटाइन किया है, आइसोलेशन की आवश्यकता पड़ी तो आइसोलेशन किया। हमने उनके हाथ पर स्टैंप लगाने की भी, यानी ऑन द बैक ऑफ द हैंड उसको स्टैंप लगा करके भी कि इस दिन से लेके इस दिन तक ये व्यक्ति क्वारंटाइन में है, तो क्वारंटाइन में है, उस क्वारंटाइन के कारण से उस व्यक्ति की पहचान भी बार हो जाती है तो लोग उसकी जानकारी देते हैं, इसके बनाते वो पकड़ में आता है। क्या हमने एक सर जो हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन चल रही है ना सर 8558, वो सर हम लगातार ट्राई कर रहे हैं 15-20 बार डेली, तो वो नहीं मिल रही है सर। और दूसरा ये कि क्या हमने वेंटिलेटर बनाने के लिए किसी कंपनी से संपर्क किया है क्या? हाँ, वेंटिलेटर की सुविधा पूरी है सर। इसकी लैंडिंग जो लाइंस हैं और बढ़ाएंगे इस हेल्पलाइन नंबर के, ताकि वो आसानी से मिल सके। वेंटिलेटर्स, नए वेंटिलेटर्स के लिए हमने ऑर्डर किया है। अभी तक हमारे पास 470 के आसपास वेंटिलेटर्स थे और अब नए ऑर्डर हमने दे दिए। 140 नए वेंटिलेटर्स का ऑर्डर भी वो आज चला गया है और वो जल्दी 1-2 दिन में सप्लाई हो जाएंगे। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।